नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। सबसे पहले स्क्रीन पर लाइए हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भाई आपका। ठीक। इस दौर में जब न्यायपालिका को लेकर सवालों की बौछार हो रही है, उस दौर में भी कुछ बूंदें उसी न्यायपालिका से ऐसी हैं जो सुकून देती हैं, कलेजे को ठंडक पहुंचाती हैं। वो बूंदें कोई और नहीं है, वो बूंदें न्यायपालिका में जजों की भीड़ के बीच कुछ ईमानदार कुछ ईमानदार जज हैं, जिनको लेकर के चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो या आम जनता हो, उन सब में यकीन है कि ये आदमी रहेगा तो दिक्कत तो होगी। और दिक्कत किसे होगी? वही जो अपनी मर्जी से देश को हाँकना चाहते हैं। ऐसे जजों में एक नाम, जिस नाम को मैं मतलब मेरे निजी नजरिए में टॉप 3 में अभय ओक, जस्टिस मुरलीधर, जस्टिस अतुल श्रीधरन, ये 3 नाम हैं। अभय अशोक अब रिटायर हो चुके हैं। जस्टिस मुरलीधर के साथ क्या हुआ सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट तक जाने नहीं दिया, ऐन वक्त पर तबादला किया। अब वो वकालत कर रहे हैं दोबारा जस्टिस साहब। तीसरे हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन। ये वही जस्टिस हैं जिन्होंने मंत्री शाह पर एफआईआर करवा दी थी घंटों के भीतर, और घुटने का पसीना माथे पे चढ़ गया था सत्ताधारियों के। हाथ पांव मारते रह गए, डीजी से लेकर और गृह सचिव तक सबने तरकीबें निकाल ली, लेकिन इस जस्टिस को हैंडल नहीं कर पाए। यह हैंडल विद केयर वाला मामला है यहां पर। और इतने केयरफुल हो गए इस केस के बाद कि जस्टिस श्रीधरन को के साथ बड़ा खेल कर दिया तबादले में। ये वो खेल है जिस खेल को अभी हम आगे समझेंगे। शायद जस्टिस श्रीधरन को आप सुप्रीम कोर्ट न देख पाए कभी। ये सीनियरिटी का खेल बहुत, इस खबर को जो लोगों ने लिखा भी है शायद वहां तक नहीं टच किया है। अतुल श्रीधरन ने इस पर इशारा किया है, लेकिन उस पहलू को टच नहीं किया। ये सुप्रीम कोर्ट में आने से रोकने की साजिश का हिस्सा मैं इसको मानता हूं, क्योंकि उनकी सीनियरिटी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जब सीनियरिटी के साथ खिलवाड़ होगा तो जब भी कॉलेजियम में नाम आएंगे तो अतुल श्रीधरन का नाम पीछे छूट जाए। क्या 56 इंची साहेब जस्टिस श्रीधरन से डरते हैं? ये सवाल मेरा है। क्या साहेब 56 इंच वाले यानी मोदी जी, उन्होंने जस्टिस श्रीधरन को रुला दिया विदाई पर? आखिर क्यों भावुक हो गए? रुलाना भावुक होना। मोदी जी भावुक होते हैं तो उछलते सब मोदी भावुक हुए, मोदी भावुक हुए। जबकि मैं तो मानता हूं कि ओमपुरी से कम भावुक हो पाते हैं। अब भाई एनएसडी की बात करोगे तो ओमपुरी नसरुद्दीन शाह से बेहतर नहीं भावुक हो पाएंगे। भावुक हुए सभी रोना पीटना, छाती पीटना शुरू कर देते हैं। अरे कभी और देख लो, ईमानदार लोग भी भावुक होते हैं। किसने रुलाया उनको? मैं खबर दिखाता हूं, आपको क्लिप सुनवाऊंगा, दिखाऊंगा क्लिप, और फिर हेमंत जी के पास चलेंगे। लाइए फटाफट लाइए खबर। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। 7 महीने में 3 बार ट्रांसफर पर भावुक हुए जस्टिस श्रीधरन, और जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। ये राहत इंदौरी का वो शेर है जो शेर कभी भी साहेब को कंफर्टेबल नहीं होने देता है, कभी नहीं। जहां भी भाजपा का इकोसिस्टम हो, राहत इंदौरी का ये शेर आ जाता है तो ये दुम दबा करके, इस शेर को सुन के दुम दबा करके गीदड़ से फरार हो जाते हैं। लगता है असली शेर आ गया, जंगल वाला शेर आ गया। खैर, अगले खबर दिखाइए फटाफट। अंग्रेजी में भी दिखा दीजिए इस बात को। लाइव लॉ पर भी ये खबर जो है लगी है। नेक्स्ट आइए। लाइव लॉ के अलावा देखिए आप नेक्स्ट फटाफट।
ये बार एंड बेंच पर भी ये खबर लगी है और वही लाइन लिखा है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। ये जस्टिस श्रीधर ने क्यों कहा, बहुत सोच समझ करके। वो ऐसा नहीं है कि उनकी कोई गुप्त डिग्री है, उनकी डिग्री ओपन है तभी जस्टिस बने हैं, तो वो पढ़े लिखे हैं। ये लाइन बहुत बड़ी लाइन है। अब सुनवा दीजिए, जस्टिस श्रीधरन को सुनवाइए, जरा क्लिप प्ले करिए। The only thing permanent in the universe is impermanence, and I would like to look at the transfers in the words of Rahat Indori, the pride of Indore, who said, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। ये बहुत छोटी क्लिप है, लेकिन सुनने पे हमारे भीतर से जो है वो होने लगता है कि मतलब जो भावुक होने वाला, उतना अच्छे साहेब जैसे नहीं हो पाएंगे हम लोग, लेकिन बताइए। और आखिर में ये क्या नेशनलिज्म जानेंगे, राष्ट्रवाद जानेंगे। जय हिंद, राहत इंदौरी का शेर पढ़े और जय हिंद। और क्या कहा, दुनिया में एक ही चीज परमानेंट है, वो चीज परमानेंट है, वही परमानेंट है, बाकी सब कुछ टेम्पररी है। हेमंत भाई। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को एक बार फिर मजबूर होकर के वही चीज जो हम नहीं छूना चाहते उसको रह के हमें मजबूर किया जाता है कि जुडिशरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उस पर बात करने को मजबूर हो। वैसे तो उनको बहुत तरह की चीजें अपने आप कहते हैं कि आज जब कोई भी जज का ट्रांसफर किया जाता है ना, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ सर्विंग द अपने डिस्ट्रिक्ट अपने जुडिशियल को लिखा ये जाता है कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और होता क्या है, वो अतुल श्रीधर ने उसका एक जीवंत उदाहरण है। मैं तो एक छोटी सी बात कहूंगा आशीष भाई, अगर हर हाई कोर्ट के अंदर न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन जैसा एक भी न्यायाधीश हो, एक भी कह रहा हूं, आपने तो 3 के नाम कहे ना पूरे देश में जो टॉप 3 में, अगर हाई कोर्ट में अगर एक ऐसा व्यक्ति हो जाए। देखिए, जिस व्यक्ति ने कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले राज्य सरकार के मंत्री के खिलाफ सुओ मोटो नहीं लिया, केवल ये एंश्योर किया कि उसके तहत रेलेवेंट धाराओं में पर्चा दर्ज हो, अदरवाइज हल्का पर्चा दर्ज किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मैं कल रहूं ना रहूं। आपको पता है ना, हाईकोर्ट ने सुओ मोटो, भैया इस देश के अंदर कितने जज हैं, ऊपर से नीचे तक दुनिया भर के जज थे, उन्होंने सुओ मोटो क्यों लिया? सोचिएगा, सुओ मोटो को लिया, पुलिस का नाटक देख करके फिर कहा कि रेलेवेंट सेक्शंस लगाओ, ये नौटंकी मत करो तुम। ठीक, वो सारा का सारा किया गया, उस पर्चा दर्ज किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस पर तो मेरा आपका क्षेत्राधिकार नहीं, पता ही है आपको, कि केस वहां पे मंगा लिया, झाड़ पड़ी बड़ी जबरदस्त, और पूरा गुस्सा हो गया माई लॉर्ड, बहुत सारी चीजें होगी। और ऐसे ही एक दलित के ऊपर पेशाब करने का मामला था, आपको ध्यान होगा, उस पर इन्होंने एनएसए लगाने का आदेश कर दिया था। तो ये चीजें कहाँ हजम होगी इन लोगों को? ये मैं वो जो कह रहा था आपको बात, अगर हायर हाई कोर्ट में अगर एक ऐसा जस्टिस अतुल श्रीधरन हो, तो इस देश की जो न्यायपालिका है वो अकेला ही सूरत व्यवस्था उस कंसर्न हाई कोर्ट की, और ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट में हो तो सुप्रीम कोर्ट की सूरत बदलने में सक्षम है। आज ऐसी कैसी व्यवस्था है आशीष भाई? आज व्यवस्था की सोचिएगा, न्याय व्यवस्था की, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात कर रहा हूं मैं केवल, जहां न्यायाधीशों के रिश्तेदार और रिश्तेदार इस निकटता का भरपूर लाभ उठाते हैं कि मेरा कोई अंकल जज हो, ब्रदर जज हो, फादर जज हो, लाइक दैट। इनकी महानता देखिए कि जब इनकी बेटी ने वकालत शुरू की तो न्यायमूर्ति श्रीधर ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के उसमें क्या कहा कि मुझ पे आरोप ना लगे, मेरी ट्रांसफर कर दी जाए। सोचिएगा इस बात को, सोचिएगा, अपनी ट्रांसफर के लिए कह रहे हैं। बेटी ने चूंकि उस हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, मद्रास हाईकोर्ट में थे ये, मद्रास हाईकोर्ट में जी, और तो बेटी वकालत शुरू की तो अपना तबादला खुद करवा लिया। जी, आप सोचिएगा इस बात को। और कितने और बाकी कैसे लोग हैं, उन पर भी हम आ जाएंगे अगर आप कहेंगे तो बाकी सब क्या कर रहे हैं? बाकी कोई कुछ बढ़ करके अपने भतीजे का वो कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सारी चीजें दर्शकों को ही पता है, विचारों में ज्यादा अच्छी होती है, विवादों में आने का हमें भी कोई शौक नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज ना हो तो अच्छा है। इसका कुछ समय के लिए उनका इस तरह, जब उन्होंने कहा कि मेरी ट्रांसफर कर दी जाए, कुछ समय के लिए उनका ट्रांसफर कहां कर दिया? कश्मीर में। कश्मीर में जो जुडिशरी की वो सीनियरिटी थी उसमें वो नंबर 2 पे थे। अगर वो लंबे समय पे रह जाते तो उनको चीफ जस्टिस बनाना पड़ता, इसलिए उनको वहां से हटा करके फिर ट्रांसफर कर दिया गया, और अब ये तीसरा ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट आपको पता ही है, वहां इनकी सीनियरिटी जाके कहां टिकेगी।
तो ये अच्छा गजब की बात ये है, कॉलेजियम ने नहीं कहा था कि इनको यहां भेजा जाए आशीष भाई, ये ध्यान रखिएगा। सरकार ने ये रिक्वेस्ट की, सरकार ने कहा कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए इनको यहां भेज दिया जाए, और कॉलेजियम ने उस पर बिना किसी आपत्ति के उसको स्वीकार कर लिया। अब सोचिए आप, ये न्याय व्यवस्था है, ये कॉलेजियम का माइट है, ये सुप्रीम कोर्ट का माइट है, और फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं मीडिया। अब तो ये बताने लग गए वहां सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके, ये बताने लगे कि व्यूज के लिए कैसे उसमें वो थंबनेल कैसे बनते हैं। आपने देखा ना पीछे केस, अब जुडिशरी को यही काम रह गया है। केस क्या था कि जो चीफ जस्टिस थे उनके ऊपर जूता फेंकने का मामला था, याद होगा ना आपको। और उसमें उसमें कंटेम्प्ट का मामला है कि भाई कंटेम्प्ट, तो उसमें कंटेम्प्ट को छोड़ करके उन्होंने बाकी सारी चर्चाएं की कि उसमें पब्लिक वो क्या नाम अपने जो सोशल मीडिया है वो ये करेगा ये करेगा ये करेगा, और इस मामले को पेंडिंग रख लिया। अब आप सोच लीजिए, जब सीजीआई के मामले में भी, क्या जब सीजीआई ने बड़ा दिल दिखा दिया तो हमें क्या है, फिर भी उन्होंने कहा नहीं साहब ये एक खराब प्रेसिडेंट होगा, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सारे वकीलों ने कहा, तो उसको पेंडिंग रख लिया, पेंडिंग रख लिया उसको। अब आप सोच लीजिए जस्टिस श्रीधरन कहां से लाओगे? मई 2028 में वो रिटायर हो जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच पाएंगे, उनको तो सीजीआई नहीं बनने दिया जा रहा, चीफ जस्टिस नहीं बनने दे रहा हाई कोर्ट का किसी का, जान के वहां से वहां ट्रांसफर कर दिया आप, केवल किस लिए कि वो सीनियरिटी का वो क्लेम ना बन पाए। और ना ये पहला मामला है ना आखिरी मामला है, जैसा आपने कहा बिल्कुल सही। आजकल किस चीज का दौर है वो कोई कहने और सुनने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो सुओ मोटो लिया उसमें वो भाई जो मंत्री था वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ पिलाई, ये माफी की, ये भाषा नहीं वो भाषा नहीं। समझते हैं ना झाड़ का मतलब, समझ गए होंगे, मैं रिवर्ट कॉमाज में कह रहा हूं, झाड़ भी कई तरह की होती है। तो मैं दूसरे वाले मिनट रोकूंगा, मैं दर्शकों से भी क्षमा मांगती हूँ, 1 मिनट रोकूंगा। ये पता है झाड़ कैसी है? देखिए हम तो कहेंगे भैया, अब वो कल पहले ही माफी मांग रहे सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन हम बोलेंगे वो झाड़ ऐसी है जिसके घर में बेटा बिल्कुल नालायक आवारा होता है ना, आवारा लफंगा रोज मारपीट करता है, तो जब वो आता है, कोई पता चला कि किसी के बच्चे को उसने पीट दिया, उसके बाप ने पकड़ लिया और वहीं से बांह पकड़ के लाया, चलो तुम्हारे पापा से भी शिकायत करते हो, तुम्हारे पापा के पास आज जो है अब तुमको ठीक ही करवाएंगे, तुम रोज लफंगाई करते हो। घर पे आया, अब पिताजी निकले उस नालायक बच्चे के, जो सबसे नालायक बच्चा है उसके पिताजी निकले, वो जानते हैं मेरा बेटा क्या करके आया, वहीं पकड़ करके पहले 2 थप्पड़, आज तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगा, अब तुझे घर से नहीं निकलने दूंगा, जान ले लूंगा तेरी, जा अंदर बैठ। और उसको अंदर कर दिया, सेफ्टी, बेटा सेफ हो गया, क्योंकि जो पकड़ के लाया है, जिसके बेटे को वो पीट रहा था, जो पकड़ के लाया है उसके हाथ से निकाल लिया, अपने घर में भेज दिया, और बाहर भाई साहब आज इसको छोड़ूंगा नहीं, अब आप जाइएगा, काम खत्म। यही बिल्कुल सेम फॉर्मूला है कि अपने हाथ में ले लिया, अपने हाथ में हम फटकारेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं, ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब चला गया, जस्टिस श्रीधरन किनारे किनारे हो गए और धीरे से बाईपास से निकाल दिया, जाओ बेटा आराम करो, बैठो, अगली गाली की तैयारी करो। चलिए। नहीं वही मैं कह रहा था आशीष भाई कि देखिए ओवरऑल जो सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसको आप ब्रॉडली देखिए एक बार, ये कोई आइसोलेशन का केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जब भी तबादले के आदेश जारी करता है उस पर आमतौर पर आपने विवाद होते हुए देखे होंगे, आमतौर पर। वो क्यों? खासकर तब जब उनको प्यूनिटिव टाइप की फीलिंग आती है। ये जो ट्रांसफर किया गया है ना इनका, ये 100% प्यूनिटिव मानिएगा आप, इसमें कोई गलतफहमी मत रखिए, 100% दंडात्मक है ये, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जजों के ये कब आते हैं? या तो जज कोई स्वतंत्र फैसला ले ले या सरकार की लाइन के खिलाफ चला जाए। इन्होंने दोनों काम किए, दलित के ऊपर पेशाब किया तो एनएसए लगा दिया, मंत्री जी ने सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहा तो मंत्री जी तो किसके थे सबको पता है। तो दोनों ही कारण होंगे। तो बेसिकली क्या है कि कॉलेजियम जो इस तरह के फैसले कर रहा है अपने स्तर पे भी और सरकार की रिकमेंडेशन पे भी, सरकार केवल भेज सकती है आपको आग्रह करना आपको ये ट्रांसफर, तो जस्टिस मुरलीधरन के केस में मना भी कर सकते थे कि नहीं इससे हमारा ये प्रभावित होगी, हमारी हायरार्की, हमारी सीनियरिटी, नहीं, चुपचाप उसको स्वीकार कर लिया गया। तो ये क्या दिखा रहा है आशीष भाई? कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी की कमी है इसमें, कहीं कोई वो नहीं। जो स्पाइन होनी चाहिए ना जुडिशरी के अंदर, वो स्पाइन आज माफ कीजिएगा वो मौजूद नहीं है। और ये कोई पहला मामला नहीं है और ये कोई आखिरी मामला भी नहीं है। आपको ध्यान है
2021 के अंदर जस्टिस संजीव बनर्जी थे। कहां पे थे ये? मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे ये सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ तमाम बार कुछ टिप्पणियां करते थे, फैसले कर दिया करते। इनको मद्रास हाईकोर्ट से बदल के पता है कहां भेजा आपको? मेघालय। सोचिएगा, इतने बड़े हाईकोर्ट से उठा करके मेघालय भेज दिया। उसके बाद आपने जस्टिस मुरलीधर का केस देखा होगा। जस्टिस मुरलीधर ने क्या किया था? मुरलीधर ने दिल्ली दंगों के बाद क्या किया? इनको ताड़ लगाई। हुआ क्या? अल्टीमेटली उनकी ट्रांसफर कर दी गई जिस तरीके की हालात बनी। तो आप बेसिकली क्या स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि हमसे ऊपर जो जाएगा? क्या गलत किया था उन्होंने, जस्टिस मुरलीधरन ने? और उनका किस सम्मान के साथ विदाई हुई आपने देखा होगा। कितनी लंबी लाइन थी, कितनी लंबी लाइन थी। वहां से दिल्ली हाईकोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भेज दिया उनको, केवल और केवल इसलिए कि अनुराग ठाकुर के खिलाफ जो नफरत भरे भाषण उस भाई ने दिए थे, उसमें पुलिस कार्रवाई के आदेश दिए थे। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने भी यही किया, अतुल शेरधर ने भी। इसके अलावा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उनको राजनीतिक दबाव का उदाहरण माना गया, उसको भी उस समय। और कॉलेजियम चुपचाप अपने शांति से। उसके बाद आपने देखा होगा जस्टिस विपुल पंचौली कहां से थे? गुजरात हाईकोर्ट से। कहां भेजा? पटना हाईकोर्ट। 9 महीने की देरी के बाद अधिसूचना जारी हुई। वकीलों के विरोध और गंभीर कारणों पर जस्टिस नागरत्ना का 2.5 सेंट नोट भी था उस केस में, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अनबीरेबल चेतावनी दी, अस्वीकार्य चेतावनी दी। बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के लिए नामित किया गया, लेकिन विवाद कायम रहा। सोचिएगा। उसके बाद जस्टिस निखिल एस करीम, उनका तबादला गुजरात हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट। जज ने तबादले पर पुनर्विचार की मांग की, कॉलेजियम ने रिजेक्ट कर दिया। ये ट्रांसपेरेंसी है। अगर मैं कहूं कि साहब मेरी ट्रांसफर ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको कंसिडर कर लीजिए, नहीं करेंगे। मैं तो जुडिशरी फ्रेटर्निटी का भाई हूं, ब्रदर जजेस कहते हैं, ब्रदर जजेस। उसकी बात आप नहीं मानोगे। सरकार अगर कोई रिकमेंडेशन कर दे, उसको आंख बंद करके मान लोगे आप। ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, ये आपकी ट्रांसपेरेंसी है। कर लीजिए आप क्या करेंगे। तो ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं आपको। अगर आप और एग्जांपल कहेंगे तो ये कोई आज का विवाद नहीं है। 89 में, याद कीजिए 1989 में जस्टिस जेएस वर्मा का तबादला था। उस समय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट स्थानांतरित किया गया था उनको। तब से सौमित्र सेन का तबादला 2010 में कोलकाता हाईकोर्ट से उनको ट्रांसफर किया गया था। वित्तीय अनियमितताओं का आरोप था, कॉलेजियम ने उसके बाद अस्वीकार कर दिया। और अल्टीमेटली जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पे बात गई और जस्टिस सेन ने इस्तीफा दिया। तो मतलब बेसिक जस्टिस सच्चर का तबादला तो 1970s में हुआ था, 70s में। तो ये कोई नई चीज नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूं आशीष भाई, कि अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप ताकतवर हैं, अगर आप जवाबदेह हैं, अगर आप पारदर्शी हैं, तो वो दिखना चाहिए। सरकार ने कुछ कह दिया किसी एक वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ, और आपने उसको आंख बंद करके स्वीकार कर लिया। इसका मतलब क्या है? फिर कॉलेजियम की पावर कहां बच गई? फिर तो पावर आपकी है, यूज मैं कर रहा हूं उसको। ये गलत कह रहा हूं तो आप बता दीजिए। पावर तो कॉलेजियम की है ना, सरकार तो केवल रिक्वेस्ट कर सकती है। और जहां आपकी हायरार्की किसी जज की सीनियरिटी में डिस्टर्ब हो रही हो, क्या सरकार को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए? और करना चाहिए तो क्यों नहीं किया इन्होंने? कॉलेजियम ने क्यों आंख बंद करके स्वीकार कर लिया? इसीलिए उन्होंने कहा कि जो आज साहिब मसंद कल नहीं होंगे। सोचिएगा उस आदमी की पीड़ा। और कितनी, देखिए जब वो चलने लगे, जब उन्होंने जय हिंद कहा, सोचिएगा। और एक वो भावुकता होती है जो मंचों पर वोट मांगने के लिए आप डे इन एंड डे आउट देखते। तो इस देश में ईमानदार कोई रहना भी चाहे तो कैसे रहेगा? एक मंत्री जो हमारी फौज की अफसर के बारे में क्या शब्द कहता है, उसके खिलाफ एक्शन लेने की केवल कार्रवाई शुरू की थी उस आदमी ने, एंड ही हैज बीन पोस्टेड आउट। क्या कहेंगे आप? अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है तो मुबारक हो पूरे कॉलेजियम को, हम तो क्या ही कर सकते हैं। ऐसा सुनिए, अगर ऐसा ही लोग कहते हैं ना, इंदिरा गांधी आपातकाल, इंदिरा गांधी बहुत जगती है भाजपा। हम जस्टिफाई नहीं करने जा रहे आपातकाल को, लेकिन नरेंद्र मोदी से कोई अगर सिमिलरिटी होती, कतई नहीं हम कहेंगे अरे इंदिरा गांधी के पांव के धूल के बराबर नेता ये लोग नहीं बन पाएंगे जिंदगी में। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, आप सोचिए आज के दौर में जस्टिस सिन्हा होते जिन्होंने प्रधानमंत्री का निर्वाचन रद्द कर दिया, इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया था। इंदिरा गांधी कोर्ट रूम में आई तो उसके पहले जगमोहन लाल सिन्हा ने कहा कि कोई भी जो है
इंदिरा गांधी के आने पे कोई खड़ा नहीं होगा कोर्ट रूम में, क्योंकि कोर्ट रूम में सिर्फ और सिर्फ जस्टिस के आने पे खड़ा होते हैं, बाकी किसी के आने पे नहीं। और निर्वाचन रद्द कर दिया। आप कल्पना करिए जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा आज होते तो क्या होते। बस जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा को सोचिए और जस्टिस लोया को सोच लीजिए, पूरा पूरा आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का बाल बांका नहीं हुआ, जैसे अपने शान से ठसक से थे वैसे ही रहे और वैसे रिटायर हुए। और फिर जस्टिस लोया देख लीजिए, ये बात हुई आपने अभी कहा जस्टिस मुरलीधर, रात में कोर्ट लगा दी दिल्ली दंगों में और पुलिस की क्लास लगा दी। जस्टिस मुरलीधर को सुप्रीम कोर्ट जाना था। मैं उस बड़े खेल पे आना चाह रहा हूं आखिर में, बिल्कुल उस बड़े खेल पे नहीं है कि देखिए जिन जजों से डर लगने लगता है उन जजों को जहां है वहीं पर किसी तरह रोक दो, उनको किसी उसमें बांध दो, वो ऊपर ना आने पाए कि जहां पर और बड़े फैसले ले पाए। जस्टिस मुरलीधर दिल्ली हाई कोर्ट में वो सेकंड नंबर पहुंच चुके थे सीनियरिटी में, थर्ड पे या सेकंड, वो सुप्रीम कोर्ट जाते लेकिन उनका तबादला करके उनकी सीनियरिटी को नीचे ले आया गया। जस्टिस मुरलीधर रिटायर हो गए आने से पहले और अब फिर वकालत कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्योंकि परमिशन लेना पड़ता है, परमिशन लेकर के और फिर दोबारा जो है शुरू कर दी वकालत। जस्टिस श्रीधरन, अतुल श्रीधरन की हम बात कर रहे हैं। अभी हेमंत जी ने बताया कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट गए सेकंड नंबर पे थे। सोचिए उस समय सेकंड नंबर पे थे, अब इस समय वो चीफ जस्टिस होते कहीं के, और चीफ जस्टिस होते तो अगला पायदान उनका 2026 एंड होते होते वो सुप्रीम कोर्ट होते। 28 में रिटायरमेंट था और उस सीनियरिटी पे हो सकता है वो रिटायर होने से पहले चीफ जस्टिस बन जाते देश के। लेकिन वहां से भेजा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बाद मैं बताऊं एक कड़ी बीच में छूटी है। कॉलेजियम ने गया तो होगा कि इनका तबादले करना है, कॉलेजियम ने उनका तबादला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में किया था। तो सरकार ने रिकमेंड किया ना। हाँ, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में नहीं, कॉलेजियम ने पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में किया, फिर सरकार ने रिकमेंड किया कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट नहीं, इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट आप भेजिए। एग्जैक्टली। अब यहां पर वो खेल और साफ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भी अगर जाति तबादला होकर के अतुल श्रीधरन, तो वहां सीनियरिटी में नंबर 2 पे हो। यस, छत्तीसगढ़ अगर आज उनको भेजा जाए तो सीनियरिटी में नंबर 2 होंगे, यानी वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जो है बनेंगे, साल 6 महीने के भीतर बन जाएंगे। अब उनको कहां भेजा गया, यहां से इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप सोचिए, बिल्कुल मैं फैक्ट्स बता रहा हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो कहां गए सीनियरिटी में, 7वें नंबर, 8वें नंबर पे गए, 7वें नंबर पे खत्म हो गया। अब 28 में रिटायरमेंट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जजों में छोड़ दिया जाएगा, वो आएंगे छोटे मोटे केस, चलो निपटाओ इसको, और वो फिर वहीं से रिटायर हो जाएंगे। बेसिकली अतुल श्रीधरन का मुरलीधर कर दिया गया कि अब वो वहीं से निपट जाएंगे। दूसरी बात, कुछ ही एग्जाम्पल मिलते हैं, कुछ ही एग्जाम्पल मतलब इतनी बड़ी जुडिशरी में 2 4 ही 5 गिनाया ना हेमंत जी ने। हाई कोर्ट के जस्टिस का इतना ज्यादा तबादला जितना अतुल श्रीधरन का हुआ है, आपको नॉर्मल मिलेगा ही नहीं। ये एबनॉर्मल केसेज होते हैं। वो कहां से कहां जा चुके, वो मद्रास से जम्मू कश्मीर चले गए, जम्मू कश्मीर से मध्य प्रदेश आ गए, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ गए, छत्तीसगढ़ से कैंसिल करके इलाहाबाद भेजे गए। कुल मिलाकर मद्रास, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इलाहाबाद, उनके तबादला सूची में 5 हाई कोर्ट हो चुके हैं। 5 हाई कोर्ट जस्टिस नहीं, मैं रिटायर्ड जस्टिस को कई सारे जानता हूं जिन्होंने पूरा जिंदगी एक हाई कोर्ट में काट लिया या आखिरी समय दूसरे हाई कोर्ट चले गए। या होता है जब चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं कि चीफ जस्टिस अब हो गए तो चीफ जस्टिस बना करके किसी दूसरे हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया, मतलब तबादला चीफ जस्टिस बनने के साथ साथ हुआ। नहीं तो पूरे करियर में एक आध तबादले होते हैं, 1-2 तबादले। 5 हाई कोर्ट, ये है। इसीलिए अतुल श्रीधरन का मैंने एक फाइनल कमेंट बस हेमंत भाई, कार्यक्रम खत्म। आशीष भाई देखिए, एक चीज बड़ी साफ है कि जुडिशरी के इकबाल की जो आप हालात देख रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम,
ये कोई आइसोलेशन, फिर मैं कह रहा हूं, ना केवल जुडिशरी है, ना केवल इलेक्शन कमीशन है, ना केवल जांच एजेंसियां हैं, जितनी भी आपकी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो सारी की सारी एक तरीके से, मतलब माफ कीजिएगा ये शब्द प्रयोग करने के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट उन्होंने सरेंडर कर दिया है, ऑलमोस्ट, बारिंग ए वेरी फ्यू, जो आपने जिक्र किया ना, बारिंग ए वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। अपवाद हर जगह होते हैं, अपवाद यहां भी एक आधा है। जो अपवाद है उसको विवाद में डाल करके और निपटाने का जो कवायद है उसको नया नॉर्मल बना दिया गया है। आपने जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का नाम लिया, उन्होंने किस बात पर इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द कर दी थी? आज का जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, आज जो भारत में सरकार है, उसकी तुलना में तो इंदिरा गांधी ने कुछ भी नहीं किया था श्रीमान। कुछ नहीं किया आज था तो भैया, लोग सुनेंगे तो हम भी आएंगे। जो आज हो रहा है, जो आज हो रहा है, जो आचार संहिता का जो कुछ कर दिया गया, जो शहीदों के नाम पर वोट मांग दिया, पुलवामा के नाम पर, मतलब छोड़ा ही कुछ नहीं, छोड़ा ही कुछ नहीं। और उसके बाद आधी रात को सीजीआई के कमरे में जाते हैं, आपकी कोर्ट रूम देखना है, और अगले दिन से सीजीआई का फिर हृदय परिवर्तन हो गया। आजकल वो सीजीआई कहाँ है? राज्यसभा में, याद होगा ना आपको। फिर एक दूसरे के यहाँ पर रात को गणेश जी की साथ पूजा की गई थी, तो गणेश पूजा तो उसके बाद भी आई भाई, गवई के यहाँ भी चले जाते। क्या क्या बढ़ा रहे हो आप ये? तो देखिए, मैं उसके लिए मोदी को जो दोषी नहीं मानता, बिल्कुल भी। मोदी तो राजनेता है, वो तो हर उस चीज का, हर वो ऐसी कुचेष्टा करेगा जिससे उसका माइट मजबूत है, जिससे उसका इकबाल बुलंद हो। लेकिन जुडिशरी को खुद सोचना चाहिए कि वो एक तरफ तो कॉलेजियम के नाम पर सरकार से टकराव लेते हैं, एनजेएसी को खारिज करते हैं, और फिर सरकार की सिफारिशें माननी है। कहीं भाजपा का प्रवक्ता, कभी आपने सुना कांग्रेस का प्रवक्ता नियुक्त कर दिया इन 11 सालों में? भाजपा के ही प्रवक्ता नियुक्त क्यों होते हैं आशीष भाई? और फिर आप कॉलेजियम में ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो भाई। आपने चेन्नई में देखा वो महिला जज की नियुक्ति पर कैसे विवाद उठे, मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया, 11 बजे हियरिंग थी, उसको पहले शपथ दिला दी गई, कर लीजिए क्या करेंगे। अब उसको चाहता तो सुप्रीम कोर्ट उसी हियरिंग को 10 बजे कर लेता, लेकिन कैसे करता है? क्योंकि कॉलेजियम की रिकमेंडेशन उसी की थी। उस महिला के क्या क्या जो जो बयान थे, वैसे बयान तो आपके इलाहाबाद वाले भाई ने भी नहीं दिए थे, जो वीएचपी के जो फंक्शन में गया था। तो जुडिशरी भी उसी इकोसिस्टम का हिस्सा बनती जा रही है जिससे उसको दूर रहना चाहिए था। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके लॉन्ग टर्म के बहुत सीरियस फॉल आउट होंगे इस देश के ओवरऑल डेमोक्रेटिक सेटअप पे। मैं इतना ही कह सकता हूं, दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग दैट वुड हैव एवर हैपेंड, बट दिस इज हैपनिंग, दिस इज ट्रूली अनफॉर्चुनेट। चलिए, हम तो यही कहेंगे, जस्टिस अतुल श्रीधरन जैसे लोग देख करके उनसे प्रेरणा लें, और ऐसे जज हैं तो हम उनको शुभकामना और बधाई ही दे पाएंगे, और कुछ हमारी औकात नहीं उनको देने के लिए। तो उनके भावी जो है जीवन के लिए, करियर के लिए शुभकामना और बधाई दोनों है। उन्होंने जो किया है अतीत में उसके लिए बधाई है, जो उनका भविष्य है बचा हुआ उसके लिए शुभकामनाएं हैं। इजाजत दीजिए, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।